हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आदर्श विद्या क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, अर्थात साझा। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने रेशो प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे और जो पार्टनरशिप चैप्टर है ना, ये भी रेशो प्रोपोर्शन पर ही डिपेंड है पूरा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चैप्टर है हमारा साझा अर्थात पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें हमें अलग अलग अमाउंट दिया होगा। ठीक है, सॉरी, अलग अलग आदमी होंगे ए बी सी करके, और उनका इन्वेस्टमेंट होगा अलग अलग, अर्थात उनका निवेश होगा अलग अलग। ठीक है, वो अलग अलग समय के लिए होगा या फिर एक समान समय के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिया होगा और लास्ट में फाइनली हमारे से पूछेगा वो कि उन्होंने इतना इतना पैसा लगाया है, तो बताओ उनका लाभ किस किस कितना कितना होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लाभ होता है ना, वो निवेश के अनुपात में होता है, अर्थात जो प्रॉफिट का रेशो होता है वही रेशो होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये भी कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ में लिख सकते हैं कि जो लाभ होता है ना, लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ का अनुपात बराबर होगा निवेश का अनुपात। ठीक है, जो उनके निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, या फिर जो लाभ का अनुपात होगा वही निवेश का अनुपात होगा। ठीक है, ये इंग्लिश ऐसा लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखनी, अगर हमें यहाँ पे समय अलग अलग दे रखा है, सपोज दैट हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई आदमी है ए और उसने T1 समय तक पैसा लगाया है। ठीक है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा A1 इंटू T1, और एक आदमी बी है और उसने T2 टाइम तक पैसा लगाया है, तो होगा B इंटू T2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वो ये होगा A1 इंटू T1 रेशो B इंटू T2। ये कह सकते हैं ए कोई पहला व्यक्ति है जिसने T1 समय तक पैसा लगाया, और बी एक अन्य व्यक्ति है जिसने T2 समय तक लगाया है, तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ये होगा। अगर हमें समय अलग अलग दे रखा है, अगर समय एक समान है, ठीक है, उस केस में इसको हम छोड़ सकते हैं, और यही जो रेशो होगा यही इनके लाभ का रेशो होगा। ठीक है, यही रेशो होगा इनकी प्रॉफिट का। तो बस एक चीज हमें ध्यान रखनी कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशो में होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि देखो अगर मैं मैथ सीखना तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर बुक तो होनी चाहिए। ठीक है, बिना बुक्स के ना हम मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हजारों की तादाद में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कि जो इस चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे, पार्टनरशिप को। ठीक है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ा रहे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई पर्टिकुलर बुक ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे बुक का नाम लिखा है, बुक है SD यादव। ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, तो मैंने उसी का क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। ठीक है, तो मैं आगे भी चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर बुक को ही मैं आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि कोई भी एक अच्छी बुक, चाहे वो RS अग्रवाल, ठीक है, SD यादव, किरण पब्लिकेशन, ठीक है, या आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जिस बुक को भी आप चाहते हो कि ये वाली बुक पढ़ाई जाए, तो मैं फिर वही बुक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल मैंने SD यादव से स्टार्ट करी, अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, और मैं इसी बुक को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी कोई मार्केट में बुक है तो बता देना। ठीक है, तो फिर हम उसी को पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो हम ना आगे जितनी भी स्टडी करेंगे, मैथ की हो या फिर कोई भी दूसरा भी सब्जेक्ट हो, उसमें पर्टिकुलर बुक आपको बताई जाएगी और उसी बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी मटेरियल होना चाहिए घर पे। ठीक है, और वरना तो हम PDF बना कर डाले, फिर उनको आप कहाँ से निकालोगे ना, और निकालने में प्रॉब्लम भी होती है ना, कहाँ से निकालते फिरेंगे इनको। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कि 3 व्यक्ति है ABC 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये से एक व्यापार, ठीक है, शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 480 रुपये का लाभ होता है, तो इस लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी एक बात बताई थी आपको कि जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। हमें यहाँ पे फाइनली प्रॉफिट दे रखा है कि उन तीनों को जो कुल मिलाकर 480 रुपये का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में उन्हें कुल मिलाकर 480 रुपये का लाभ हुआ। ये तीनों का लाभ है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसके अकॉर्डिंग। तो
तो इसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो उसी कंसेप्ट से जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है अर्थात जो लाभ का अनुपात होता है वही अनुपात होता है निवेश का। हमें यहाँ पे निवेश गिवन है, ठीक है, अलग अलग तीनों का, ए का, बी का और सी का। तो यहाँ पे ए बी और सी का जो निवेश है वो पता है, ए बी और सी का। देखो ए बी सी का जो निवेश है वो है 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये। तो इनके लाभ का अनुपात होगा, इन्वेस्टमेंट का अनुपात है और यही लाभ का अनुपात होगा। इसको आप काट सकते हो, ठीक है, सभी के सभी 200 से कटते हैं, 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो यहाँ पे जो लाभ का अनुपात इनका आ गया वो आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यही इनके निवेश का अनुपात है और ये इनके लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। अर्थात उनका जो टोटल लाभ होगा 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में हमें 480 बता रखा है। तो हम ये कह सकते हैं इसे 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गई 480। 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 480, ठीक है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 480 है, हमें निकालनी 3 की, 4 की और 5 की, ठीक है। 3 जो लाभ है वो एक का है, तो एक का हिस्सा निकाल देते हैं पहले इसको 4 से काट लो। 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई और 3 यूनिट की हो गई 300, ठीक है। ये एक का जो लाभ है वो हम पता लग गया, 3 यूनिट था, देखो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 360। इसी प्रकार बी की है 4 यूनिट और 4 की हो जाएगी 480 और फिर सी की निकालनी, सी का है 5 यूनिट और 5 की हो जाएगी 12 पंजे 60 600 रुपये, ठीक है। तो मैं तीनों का लाभ पता लग गया, ए का, बी का और सी का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और अगर आप इसे बुक्स में देखोगे तो बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने इसको, और क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है और बुक्स में अगर आप ढूंढते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि संयोग किरण किशोर ने कर्म से 27,000, 81,000, 72,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। एक वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 रुपये हो, ठीक है, तो कुल लाभ कितना था। अब की बात मैंने यहाँ पे 36,000 रुपये लाभ दे रखा है, वो केवल किरण का दे रखा है और तीनों का लाभ हमारे से पूछा है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। संयोग किरण किशोर, संयोग ने लगाए हैं 27,000, ठीक है। उसके बाद किरण ने लगाए हैं 81,000 और जो किशोर है उसने लगाए हैं 72,000, ठीक है। अब इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो इनमें से कॉमन है उसको आप काट सकते हो। जैसे पहले तो 3 जीरो हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तीनों के तीनों 9 से डिविजिबल है, तो 9 से इनको काट सकते हैं। 9 3 जा, 9 9 जा और 9 8 जा, ये अर्थात 3 9 और 8 का रेशियो आ गया उनके इन्वेस्टमेंट का। जब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही सेम प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें एक का प्रॉफिट दे रखा है, वो है किरण का। किरण का प्रॉफिट 36,000 है, जबकि यहाँ पे किरण का जो रेशियो है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो 9 यूनिट है। तो ये कह सकते हैं 9 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है उसने हमें 36,000, तो 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 है। हमें उसने टोटल प्रॉफिट पूछा, तो टोटल प्रॉफिट देखें यहाँ पे 9 3 12 और 8 20 यूनिट, तो हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब 9 यूनिट की वैल्यू इतनी है, अगर मैं आपसे पूछूं एक की कितनी होगी तो आप कहोगे 9 से उसको काट सकते हैं, तो एक की हो गई 4,000, 36, एक की 4,000 होगी और निकालनी टोटल 9 3 12 और 8 20 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 20 से 20 चौक 80, सॉरी हाँ 20 चौक 80 हो गया और एक जीरो पहले से थी 80,000, सॉरी जीरो 10 से 80,000। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो 80,000 रुपये आ गया इनका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और बुक्स में है ये क्वेश्चन नंबर 5, जबकि बुक है श्री यादव की, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखो, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 1,000 रुपये है, यदि जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये, बी को 300 रुपये मिलते हो, तो सी की पूंजी कितनी होगी। हमें सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बताना है कि हमने सी ने कितना पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया था।
अर्थात कितना पैसा उसने निवेश किया था, ये हमें बताना है। देखो हमें यहाँ पे टोटल लाभ दिया है, टोटल जो लाभ है वो 1000 रुपये है। अगर टोटल लाभ 1000 रुपये है, उसमें से हमें ए का लाभ भी दे रखा है और बी का भी लाभ दे रखा है, तो बाकी जो बचा हुआ लाभ होगा वो सी का होगा। तो हम ये कह सकते हैं ए का लाभ और बी का लाभ और सी का लाभ हमें यहाँ तीनों का पता है, क्योंकि ए का लाभ तो 500 रुपये हो गया, बी का 300 हो गया और जो सी का होगा, क्योंकि टोटल लाभ 1000 रुपये है तो 500 उसका होगा, 300 उसका, तो बाकी तो सी का बचा, तो सी का जो लाभ हो 200 रुपये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लाभ का अनुपात है। अब की बार हमें यहाँ पे लाभ की वैल्यू है तो लाभ के अनुपात में इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 0 यहाँ पे काट के, तो 5 3 और 2 का अनुपात आ गया। देखो ये अगर लाभ का अनुपात है तो निवेश का अनुपात भी यही होगा कि दोनों रेशियो सेम रहते हैं, तो निवेश का रेशियो भी यही रहेगा। उसने पूछा कि सी की पूंजी कितनी दिया था, सी ने कितना निवेश किया था। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज बताई थी कि ए का, जिसमें ए का जो अंशदान है वो 10,000 रुपए है, ए ने 10,000 रुपए लगा रखे हैं, जबकि उसका जो निवेश है रेशियो के हिसाब से 5 यूनिट है, तो हम ये कह सकते हैं इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 10,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 होगी तो एक की कितनी होगी 2000, एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए होगी, एक की 2000 है और निकालने किसकी हमें सी की। तो देखो सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 यूनिट है, तो 2 की कितनी होगी 2 4 4000 रुपये। ठीक है, सी का हिसाब में पूछा तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है 2 यूनिट है। ठीक है, तो 2 दूनी 4000, अर्थात 4000 रुपये यहाँ पे सी ने इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इस क्वेश्चन में कहा कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 1410 रुपये हो तो किरण का लाभांश कितना होगा, अर्थात किरण को कितना लाभ मिलेगा यहाँ पे वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि जो किरण है, किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगा रखे हैं। अब संयोग ने कितने लगा रखे हैं हमें पता नहीं है, या तो आप संयोग के x मान लो। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि किरण ने संयोग से 500 फालतू लगाए तो संयोग के हम x मान लेते हैं, तो किरण की हो जाएगी हमें 500 प्लस x। ठीक है, और फिर संयोग ने किशोर से 300 रुपये फालतू लगाए, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगा रखे हैं। ठीक है, ये आगे इसको भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं x मान के कि सपोज किरण, संयोग और ये किशोर है, एक तो किरण है, एक संयोग है और एक किशोर है। देखो किरण ने संयोग से 500 फालतू लगाए, हम इसके x मान लेते हैं, तो ये कितना होगी x प्लस 500 जो है। आगे कहा था संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, इसमें संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगा रखे हैं और इसने x रुपये लगा रखी है, इसका मतलब इसने 300 रुपये कम लगाए होंगे, तो ये हो गए x माइनस 300। ठीक है, देखो दोबारा समझ सकते हैं, किरण ने संयोग से 500 फालतू लगा रखे थे, हमने संयोग के x मान लिए, तो किरण के हो जाएंगे x प्लस 500। और आगे बताया था कि संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो किशोर के होंगे वो होंगे x माइनस 300, क्योंकि संयोग ने 300 फालतू लगा रखे, किशोर ने 300 रुपये कम लगाए होंगे। ठीक है, इन तीनों का जो सम है वो 4700 रुपये के बराबर दे रखा, तो तीनों को जोड़कर 4700 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो तीनों को जोड़ दो और बराबर रख देते हैं 4700। तो x x अक्ष 3x हो गया और 500 में 300 गया, 200 200 को आप इधर भेज दो तो 4500 रह गया। ठीक है, इसको से काट देना तो 1500 आ गया। x की जो वैल्यू है ना वो संयोग की थी। ठीक है, जो x मान था वो संयोग का था। ठीक है, संयोग ने 1500 रुपये लगा रखे, संयोग ने 1500 रुपये लगाए, तो उसने 500 फालतू लगाए, इसने 2000 लगाए, उसने 300 कम लगाए, इससे 1500 तो 1200 लगाए। तो इन तीनों का जो रेशो आ गया यहाँ पे किरण का हो गया 2000। ठीक है, 1500 ने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ रखेंगे ये 1500 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो ये 1200 रह जाएगा और इनका रेशो निकाल देते हैं। तो 2 2 0 दोनों में तीनों में कॉमन है, कट जाएगी यहाँ से। अब हमारे पास जो बचा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है, अर्थात इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो 20 15 और 12 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे लाभ दे रखा है हमें, टोटल कितना लाभ दे रखा है 1410 रुपये। 1410 रुपये में ना किरण का हिस्सा उसने पूछा, किरण को कितना मिलेगा। ठीक है, तो लाभ है 1410 रुपये, तो इन तीनों को जोड़ दो 20 15 और 12। ठीक है, 12 15 ये हो गया 27 और 20 47। तो 47 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 47 यूनिट की वैल्यू गिवन है।
1410, 47 यूनिट की वैल्यू होगी 1410, 47 की 1410 है तो एक की निकाल दो, अब इसे काट दो इससे, ठीक है। ये 3 बार इससे कट रहा है पूरा पूरा, अर्थात ये 0 छोड़ के 30 बार कट रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, 1 की 30 है और निकालने किसकी यहाँ पे ये किरण का लाभ पूछा इसने, किरण। तो किरण का देखो कितना है, तो किरण का है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, इधर 20 से मल्टीप्लाई और इधर 20 से मल्टीप्लाई 600, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक मिनट। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आपने x नहीं मानना है, ठीक है, x आपने नहीं मानना तो आप इसे ना कुछ भी अमाउंट मान सकते हैं। तो किरण है, संयोग है और किस हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीनों ने 4700 रुपये लगा रखे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि आपने ना इनमें से जैसे जो भी इनका एवरेज वैल्यू तीनों की 3 है, 3 को काटेंगे लगभग ये कट जाएगा 1500 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना किसी का भी अमाउंट 1500 रुपये मान सकते हैं, ठीक है, किसी का भी। सबसे पहले यहाँ पे ना किरण और संयोग के बारे में बताया था, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। जरूरी 1500 ही माननी, आप 2000 रुपये मान लो, 3000 मान लो, किसी का कुछ भी अमाउंट मान सकते हैं। सपोज दैट हमने संयोग ने 2000 रुपये मान लिया कि संयोग ने 2000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है। सपोज दैट कि संयोग ने 2000 रुपये लगाए, तो किरण ने कितने लगाए थे, किरण ने लगा रखे हैं इससे फालतू, ठीक है। बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो, किरण ने संयोग से 500 फालतू लगाए, तो किरण ने संयोग से 500 फालतू तो हो गए 2500 रुपये, ठीक है। और आगे बताया था कि जो संयोग है, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगा रखे, तो संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। तो अगर इसने 300 अधिक लगा रखे तो इसने 300 कम, यानी इसने 1700 लगा रखे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकली थी कि 2000, 1500, 1200 निकली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2500, 2000 और 1700, ठीक है। ये जो सम है तीनों का, ये सम उतना होना चाहिए जितना ही हमारे पास गिवन है, तो ये तो है ही, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4700 फालतू हो जाएगा। तो हमें ये देखना कि कितना फालतू होगा 4700 से। टोटल अमाउंट तीनों का 4700 रुपये लगा हुआ था, अगर इन सबको जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा 2500, ठीक है, और 1700, 42 और 2 6200, तो टोटल 6200 रुपये लग गए। जबकि लगने कितने थे 4700 रुपये, तो हमने फालतू कितना लगा दिए, देखो वो हटा देते हैं, 0 0, 12 में से 5, 12 में 7 ये 5, और ये हमने 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है। तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, तो हम इसका मतलब जो 1500 रुपये है इसको हमने तीनों में से कम करना है, इक्वल इक्वल। तो 1500 तीनों में से इक्वल कम कर दो, ठीक है। 1500 नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो तीनों में से नहीं 500 रुपये हमने कम करने पड़ेंगे, 500 रुपये। तो 500 रुपये इसमें, 500 रुपये इसमें, 500 रुपये इसमें से तीनों से 500 रुपये हम इसमें 500 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, और ये 500 कम करेंगे 1500, और ये कम करेंगे 500 तो 1200, ठीक है। वही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें x मानने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। और इन तीनों का सम ये देखो कि ये इसके बराबर है नहीं, अगर ज्यादा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो उसको उतना ही तीनों में से इक्वली कम कर देना। अगर एक कम रह जाता है तो फिर तीनों को इक्वल इक्वल हिस्से में इसको दे देंगे, ठीक है। बाकी रेशियो निकलने के बाद इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और बुक में साइड क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, अर्थात 3 गुना था, 3 टाइम्स था, और उनके निवेश, ठीक है, और उनके निवेश की अवधि की दुगनी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने समय तक इसने पैसा लगाया इसने उसके 10 से 2 गुने समय तक लगाया, ठीक है। यदि बी का लाभ 4000 रुपये हो तो उनका कुल लाभ कितना था, ठीक। तो क्वेश्चन को समझ लो एक बार कि ए और बी ने एक व्यापार शुरू करा है जिसमें ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना था, और उसके निवेश की अवधि की दुगनी थी, ठीक है। जितने समय तक उसने पैसा लगा रखा बी ने, तो उसके जस्ट डबल समय तक। तो यहाँ पे ना हम अपने हिसाब से कुछ भी नंबर मान सकते हैं, सपोज दैट ए और बी के बारे में। सपोज इसने कहा था कि ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना था, अगर इसने 1 यूनिट यूज करा तो उसने इसका 3 यूनिट यूज किया, ठीक है, मतलब निवेश किया है। आगे बताया, और निवेश जो समय है, निवेश की जो अवधि है वो दुगनी दे रखी है, ठीक है। तो अगर इसने 1 वर्ष के लिए लगाया तो उसने 2 वर्ष के लिए लगाया, ये हम कह सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वो ये हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं।
दोबारा समझ सकते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वो 3 गुना था और जो समय था ना वो 2 गुना था ए के बारे में, ठीक है। ए इससे 3 गुना पैसे लगाता है और इससे डबल समय के लिए पैसे लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको समय अलग अलग दे रखा है, जो इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट को समय से गुना करके रेशो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो रेशो बन गया 6 और 1 का रेशो आ गया, अर्थात 6:1 का अनुपात यहाँ पे निकल गया है। ये जो अनुपात है इनके इन्वेस्टमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है तो प्रॉफिट का अनुपात भी यही होगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बी का लाभ दे रखा है उसने 4000 रुपए, और बी का जो लाभ रेशो के हिसाब से वो तो 1 है, तो मैं यहाँ पे इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4000, 1 की 4000 है, और टोटल लाभ और सब कुछ 4 है। टोटल लाभ कितने हैं 6 और 7 यूनिट, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 7 से गुना, उसको 7 से 7 चौक 28,000 रुपए। तो यहाँ पे जो कुल लाभ है वो 28,000 रुपए है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक व्यापार में ए बी सी साझेदारों, ठीक है, को 9500 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, ठीक है। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, अर्थात आपको बताना है कि इस 95,000 रुपए के लाभ में बी का जो लाभ है वो कितना है, ये आपको पता करना है। देखो यहाँ पे ना हमें कोई भी फिक्स एक अमाउंट नहीं दिया कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। आपको खुद ही एज्यूम करना है यहाँ पे, जो भी एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पे आधा करना है, तिहाई करना, तो खुद ही एज्यूम करना है। लेकिन एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है, ठीक है, जो तिहाई का मतलब 1/3 अर्थात 3, आधे का मतलब 1/2 2 और 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा अमाउंट, ऐसा नंबर मान लेंगे जो कुल धन है। अगर हम यहाँ पे कुल धन मानते हैं तो ऐसा नंबर मानते हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल है। 2 और 3 से डिविजिबल नंबर जो है 6 है। आप 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको कैलकुलेशन को प्रॉब्लम तो थोड़ा 6 से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कुल धन जो है ना वो मान लिया, वो 12 यूनिट मान लिया हमने कि कुल धन जो है ना 12 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। कुल धन हमने माना है इतना ही, सिर्फ माना है। और समय भी हमें नहीं गिवन है यहाँ पे, तो समय भी अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पे वो मान लेते हैं 12 वर्ष, ठीक है। ये 12 यूनिट ही मान लेते हैं कि समय जो है ना 12 यूनिट है, ठीक है। धन 12 यूनिट और समय भी 12 यूनिट मान लिया, ये अपने हिसाब से माना कि कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो देख लेते हैं। शुरू में बताते हैं कि ए ने कुल पूंजी का आधा और आधे समय के लिए लगाया, तो कुल पूंजी हमारे पास 12 है, तो 12 का आधा 6 होता है, तो इसने 6 रुपए लगाए और आधे ही समय के लिए लगाए। कुल समय हमारे पास 12 यूनिट है, तो इसने 6 यूनिट समय के लिए लगाया, तो उसका जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा 6 × 6 होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है और टाइम है, ठीक है। जब हमें समय दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को समय से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ठीक है। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी ने कहा कि बी के बारे में बी ने 1/3 लगाया और 1/3 समय के लिए लगाया, तो इसका 1/3 होगा 4, ठीक है, और समय का 1/3 भी 4 ही होगा, अर्थात इसने 4 यूनिट लगाए और 4 ही यूनिट समय तक लगाए इसने, ठीक है। अब सी ने क्या करा, सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। अब देखो टोटल 12 यूनिट धन लगा रखा तीनों ने, 6 यूनिट ए ने लगाई, 4 इसने, तो बाकी बचे हमारे पास कितने, 2 यूनिट। 2 यूनिट सी ने लगाए इनमें से, क्योंकि टोटल हमने 12 मानना था, जिसमें से 6 यूनिट इसने लगाए, 4 इसने लगाए, तो बाकी तो उसने लगाए हुए 2 यूनिट, ठीक है। और उसने पूरे समय के लगाए, जबकि इसने 12 के 12 ही यूनिट समय तक लगाया इसने, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा 2 × 12 होगा। तो यहाँ पे इसके रेशियो की बात कर लेते हैं, जो उनका रेशियो निकल गया वो देख लेते हैं कितना आ गया, ठीक है। इनको आप काट दो, आप इनको सबको 2 से काट दो, सबसे पहले इसको 2 से इसको काट दो और 2 से इसको काट दो और 2 से इसको काट दो, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को दोबारा काट दो आप, 2 से काटा 3 और 2 से कट गया और 2 6 12, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा शायद, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 6, अर्थात इनके जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 9, 4 और 6 है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यही क्या होगा, इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो, जबकि प्रॉफिट हमें दे रखा है 95,000। यहाँ पे रेशियो के यूनिट के हिसाब से कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 19 यूनिट, तो इस 19 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखी है 95,000। 19 यूनिट की वैल्यू 95,000 दे रखी है। एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, आप इससे काट सकते हैं, 19 × 95 5000। एक यूनिट की वैल्यू 5000 आ गई, और पूछा था यहाँ पे बी का हिस्सा, तो बी का जो रेशियो है 4 है, 4 की कितने, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से, 4 × 20 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए बी का जो हिस्सा है वो 20,000 था, इस प्रॉफिट में 95,000 में, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मैंने कैसे मानना है, ठीक है, आप भी ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इतनी बनाओ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, ठीक है। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है। एक्स की पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने माह के लिए लगा था, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल वो कितने रुपए है, ठीक है। तो आपको खुद ही मानना है जैसे से पहले क्वेश्चन माना था, ठीक है। और ना ही वाई के बारे में बताया, तो वाई का भी हमें खुद ही मानना है। तो यहाँ पे देखो एक्स की पूंजी का 1/3 भाग लगता है। वैसे यहाँ पे लाइन थोड़ी गलत है, बुक्स में ऐसे लिखी थी, एक्स ने पूंजी का 1/3 लगाया, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स ने पूंजी का 1/3 लगाया, जो कुल पूंजी लगी हुई है ना उसका 1/3 भाग लगाया एक्स ने। इसका मतलब ये है, अगर एक्स की बात करें तो इसने जो है 1/3 लगाया। इस 1/3 का मीनिंग ये है कि एक्स ने 1 यूनिट लगाया 3 में से। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट हुआ होगा तो उसने 1 यूनिट लगाया है एक्स ने, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दूं नीचे वाली वैल्यू होती है ना, टोटल वैल्यू को डिनोट करती है या वास्तविक वैल्यू को डिनोट करती है, ठीक है। एक्स ने 1/3 लगाया, इसने 1 यूनिट लगाया टोटल में से। टोटल 3 यूनिट इन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो 1 यूनिट इसने लगाया, तो बाकी 2 यूनिट यहाँ पे यूज किए होंगे, ठीक है, वाई ने। तो वाई ने जो यूज किया है यहाँ पे 2 यूनिट किया, ये इसका मतलब है, ठीक है। एक्स ने लगाया 1 यूनिट और टोटल 3 यूनिट यूज हुए हैं या निवेश हुए हैं, तो 2 यूनिट लगाया यहाँ पे वाई ने, ठीक है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, लेकिन यहाँ पे समय भी दे रखा है। समय बताया है कि एक्स ने ना 9 माह के लिए लगाया था धन अपना, ठीक है। तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वाई को जो लाभ का है ना 2/5 भाग प्राप्त होता है, वाई को 2/5 भाग प्राप्त हुआ है लाभ का। अब इस 2/5 का मतलब क्या है, क्योंकि वाई को यहाँ पे लाभ है, ठीक है, वाई को यहाँ पे लाभ के रूप में 2/5 प्राप्त हुआ, अर्थात वाई को 2 यूनिट लाभ मिले टोटल 5 यूनिट में से, ठीक है। ये कुल है, कुल जो लाभ है वो 5 है और वाई को प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो 2 यूनिट है। अगर वाई को 2 यूनिट मिल रहे 5 में से, तो बाकी तो एक्स को मिल रहे होंगे 3 यूनिट। तो हम ये भी कह सकते हैं ये तो इनकी निवेश का अनुपात आ गया, यानी इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है, लाभ का अनुपात भी इनका निकाल सकते हैं एक्स और वाई का, ठीक है, ठीक है। ये किसका है, वाई का। वाई को 2 यूनिट लाभ मिला 5 में से, तो बाकी तो एक्स को मिला होगा, तो 3 यूनिट जो लाभ है वो मिला है एक्स को, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है और ये है लाभ का रेशो, ठीक है। मैंने आपको बताया अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही लाभ का रेशो होता है, ठीक है। दोनों को बराबर कर लेते हैं, अर्थात जो रेशो ये है और वही रेशो क्या होगा, ठीक है, जो रेशो ये होगा वही रेशो ये वाला होगा। तो यहाँ पे कुछ इसको बराबर का निशान लगा दो आप, ठीक है, या फिर आप ये प्रोपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब ये बराबर होते हैं इस तरह से हमने बताया आपको कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, बराबर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसने पूछा था कि वाई ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, वो हमने माना ही नहीं है, तो उसको टी मान लेते हैं कि सपोज दैट इसने टी टाइम के लिए पैसा लगाया। वो हमें पूछा ही क्वेश्चन में कि वाई ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, तो हमने मान लिया कि सपोज दैट वो टी टाइम के लिए पैसा लगाया इसने, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी, तो मैं 2t × 3, तो ये होगा 2 3 जा 6t हो गया, और इधर हो गया 9 2 जा 18 और 6 इसको जोड़ दो 6 3 जा, तो t = 3, अर्थात t ने ना 3 माह के लिए पैसा लगाया सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है, धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में कुल मुनाफा 86,000 रुपये था, तो लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए बी सी ने 3 4 और 5 के अनुपात में धन लगाया है, अर्थात हमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है पहले ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो यहाँ पे ए का भी पता है, बी का भी पता है और सी का भी पता है, वो दे रखा 3 4 और 5, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशो तो ठीक है, लाभ का रेशो भी ये रहेगा अगर समय यहाँ पे चेंज ना हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बार कहा समय की बात नहीं है, 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाला इसमें से, ठीक है। तो सी ने पैसे कितने लगा रखे
कितने रुपए लगा रखे, 5 यूनिट, तो उसका आधा समय निकाल दिया। तो ऐसा कर सकते हैं, जो 3, 4, 5 है इसका आधा करना आसान हो जाए तो इसे 50 मान सकते हैं, ठीक है, और इसको 40 मान लो, सबके साथ एक जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लिया कि इनके द्वारा जो लगाया गया इन्वेस्टमेंट है वो 30, 40 और 50 था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे समय की बात होगी, सी ने 6 महीने के बाद अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। तो 30 रुपये जो इसने यहाँ पे लगाए ए ने तो पूरे के पूरे 12 माह के लिए पैसे लगाए, अर्थात 30 ने जो इसने ए ने जो पैसे लगाए हैं वो पूरे 12 माह के लगाए, बी ने भी अपने पैसे 12 माह के लिए लगाए, लेकिन सी ने, ठीक है, ये जो 50 यूनिट इसने लगाए स्टार्टिंग में, ये सिर्फ 6 माह के लिए लगाए, और इस 50 में से इसने आधे निकाल लिए, ठीक है, 50 का 25 निकाल लिए, और 25 रुपए इसके रह गए, तो बचे हुए लास्ट 6 मंथ के लिए तो इसने जो है ना वो 6 माह के लिए 25 यूनिट लगाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो रेशो है, ठीक है, वो इस प्रकार से होगा, जो रेशो है, ठीक है, एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट का रेशो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे समय ना अलग कर दिया आपके पास सी के लिए, ठीक है, तो सी ने 6 माह तक 50 रुपए लगाए और आधे पैसे इसने निकाल लिए थे, तो बचे इसके 25 यूनिट, तो 25 यूनिट इसने लगाए होंगे 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे इसको देखो रेशो कितना बन गया, ये 360 हो गया, और ये हो गया 480, और ये हो गया हमारा 300 और 150, 450, यहाँ से कॉमन नंबर में से काट दें, ठीक है। एक बार दोबारा ये सब 3 से कटते हैं, 3 से इसको काट दो 12, और 3 से इसको काट दो, और 3 से इसको काट दो, तो यहाँ के 12, 16 और 15, अर्थात इनकी जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना वो 12, 16 और 15 है। यही क्या है, प्रॉफिट का रेशो होगा। लास्ट में दे रखा है टोटल प्रॉफिट है ना वो 86,000 रुपए का हुआ है, कि कुल लाभ 86,000 का है, जबकि यहाँ पे इनका जो समय है वो देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये कितना हो रहा है यहाँ पे 31 और 12 47, 31 और 43 हो गया यहाँ पे है ना, 31 और 12 43, तो 43 यूनिट हो गया। तो 43 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी इसने 86,000, एक ही निकाल दो इसे काट के, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। और यहाँ पे पूछा है उसने कि ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है। देखो ए का जो हिस्सा है वो है 12 यूनिट लाभ में, और सी का कितना है 15, इन दोनों का जो अंतर है वो 3 यूनिट है, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम अलग अलग 12 और 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, कि उसने अंतर पूछा है, जो अंतर है सिर्फ वो 12 और 15 का, ठीक है, वो कितना है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू निकालनी, तो 3 दूनी 6000, तो 6000 रुपये क्या हो गया, इनका अंतर हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया, ये ए और सी का अंतर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 27,000 का क्या रोल है। देखो 27,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो में गिवन है, ठीक है, तो 27,000 का रोल यहाँ से खत्म हो जाता है। हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट पूछे किसी का कि ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट या सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तब इसका रोल होता है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है 27,000 का, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है।